All right, so hello everyone and welcome to this session on Indian polity and governance. हम अपने प्रीवियस लेक्चर में लोकसभा के बारे में पढ़ रहे थे, तो आज का लेक्चर जो है वो उसी पोर्शन को थोड़ा और आगे बढ़ाते हुए है, जिसका टॉपिक है ऑफिसेज इन लोकसभा। लोकसभा में कौन कौन से ऑफिसर्स होते हैं, क्या वो काम करते हैं, क्या क्या उनके पावर्स एंड फंक्शंस होते हैं, एक्सेट्रा। इन सारी चीजों के बारे में आज हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है ऑफिसेज इन लोकसभा, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट ऑफिस होता है स्पीकर ऑफ लोकसभा का। ठीक है, स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा, जिसको हिंदी में हम कहते हैं सभापति और उपसभापति। ठीक है, तो आर्टिकल 93 जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो प्रोवाइड करता है स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर के लिए कि लोकसभा में एक स्पीकर होगा और एक डेप्यूटी स्पीकर होगा। ठीक है, और आर्टिकल 93 कहता है कि जैसे ही जनरल इलेक्शन होते हैं, जनरल इलेक्शन के बाद जो वेरी फर्स्ट मीटिंग होगी, उस पहली ही मीटिंग में लोकसभा के मेंबर्स जो होंगे वो वोट देकर एक स्पीकर और एक डेप्यूटी स्पीकर इलेक्ट करेंगे। ठीक है, पहली ही मीटिंग में। क्यों? क्योंकि आगे जो लोकसभा की प्रोसीडिंग चलेगी उसको प्रिसाइड करते हैं स्पीकर, एंड इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ स्पीकर डेप्यूटी स्पीकर उसको प्रिसाइड करते हैं। तो यदि लोकसभा की प्रोसीडिंग आगे बढ़ानी है तो ये बहुत जरूरी है कि एक स्पीकर और एक डेप्यूटी स्पीकर हो। इसलिए पहली ही जो सिटिंग होगी आफ्टर द जनरल इलेक्शन, उसमें लोकसभा के मेंबर्स एक व्यक्ति को स्पीकर चूज करेंगे। एक बात। दूसरी बात ये है कि हमने देखा था जब हम मेजॉरिटी पढ़ रहे थे, बहुमत कितने तरह की मेजॉरिटी होती है, तब हमने देखा था कि स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर का इलेक्शन सिंपल मेजॉरिटी से हो जाता है। सिंपल मेजॉरिटी यानी कि मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, उससे ये इलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, और देखिए अब सवाल ये आता है कि भाई जब कोई स्पीकर ही नहीं रहेगा तो ये जो इलेक्शन वगैरह है या इलेक्शन जो करना है उसके लिए जो मीटिंग होगी, पहली जो मीटिंग होगी, उसको कौन प्रिसाइड करेगा? तो उसको प्रिसाइड करते हैं प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर यानी कि एक तरह के टेम्परेरी स्पीकर होते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ उस पर्टिकुलर मीटिंग के लिए लोकसभा को प्रिसाइड करते हैं जिसमें वो इलेक्शन होना है। ठीक है, जो पहली मीटिंग है जिसमें इलेक्शन होना है, उसके लिए एक टेम्परेरी स्पीकर अपॉइंट कर दिया जाता है, किसी एक मेंबर को अपॉइंट कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये एक थोड़ा सा जनरल प्रोविजन था हमारे स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर के को लेकर। ठीक है, अगला आर्टिकल जो है आर्टिकल 94, वो बताता है वैकेंसी एक्सेट्रा के लोकसभा के स्पीकर की सीट कब वैकेट हो जाएगी वगैरह वगैरह। तो 94 सेज द स्पीकर ऑफ लास्ट लोकसभा, पिछली जो लोकसभा थी उसका जो स्पीकर होगा वो पहली मीटिंग के इमीडिएटली बिफोर अपनी सीट खाली कर देगा। वो अपना ऑफिस इमीडिएटली बिफोर द फर्स्ट मीटिंग खाली कर देगा। ठीक है, यानी कि इलेक्शन के पहले लोकसभा भंग हो जाती है, डिसॉल्व हो जाती है। ठीक है, लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है, फिर भी स्पीकर अपना ऑफिस होल्ड करते हैं कि यदि कोई इमरजेंसी सिचुएशन है या कुछ तरह की चीजों पर उनको डिसीजन लेना है या प्रोसीड करना है तो वो रहेंगे। ठीक है, इलेक्शन तक या इलेक्शन के बाद तक। जो जनरल इलेक्शन होते हैं, लोकसभा के जो चुनाव होते हैं, सांसद के चुनाव जिसको हम कह देते हैं सामान्य भाषा में, तब तक वो अपने ऑफिस में रहेंगे। लेकिन जैसे ही पहली मीटिंग होगी, पहली मीटिंग के ठीक पहले वो अपना ऑफिस वैकेट कर देंगे। और ये पहली मीटिंग कौन प्रिसाइड करेगा? प्रोटेम स्पीकर।
ये पहली मीटिंग किसके लिए होगी? एक परमानेंट स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर को इलेक्ट करने के लिए। लेकिन आर्टिकल 94 में ही कुछ बातें और बताई गई हैं कि कब कब एक स्पीकर का ऑफिस वैकेट हो सकता है, इस कंडीशन के पहले भी। ठीक है, इन जनरल स्पीकर का टेन्योर आप मोर और लेस 5 ईयर्स मान लो, है ना, क्योंकि लोकसभा 5 साल तक चलती है, हालांकि वो 5 साल के पहले भी भंग हो सकती है, तो लगभग लगभग 5 साल आप मानकर चल सकते हैं, बट एग्जैक्ट नहीं है 5 साल। लेकिन उस पीरियड के पहले भी लोकसभा के स्पीकर का ऑफिस वैकेट हो सकता है कुछ कंडीशंस में। पहली, यदि वो लोकसभा का मेंबर ही नहीं बचा, इफ ही सीजेस टू बी अ मेंबर ऑफ लोकसभा, किसी वजह से लोकसभा की जो उनकी सीट है वो चली जाए, रिजाइन दे दें, डिस्क्वालीफाई हो जाए, किसी और हाउस के लिए इलेक्ट हो जाए, कहीं के विधायक बन जाए, प्रेसिडेंट बन जाए, गवर्नर बन जाए, एक्सेट्रा, इन सारी कंडीशन में वो लोकसभा के मेंबर नहीं रहेंगे। और जब लोकसभा के मेंबर ही नहीं है तो स्पीकर कैसे होंगे? ठीक है, पहली बात। दूसरी कंडीशन है यदि वो रिजाइन कर दे, वो यदि त्यागपत्र दे दे, ध्यान देना किस पोस्ट से वो रिजाइन कर रहे हैं? स्पीकर की पोस्ट से, ना कि मेंबरशिप से रिजाइन कर रहे हैं। फाइन। और किसको देता है स्पीकर अपना त्यागपत्र या रेजिग्नेशन? तो डेप्यूटी स्पीकर को देता है। ध्यान रखिएगा ये बात, बिल्कुल प्रेसिडेंट जैसा मामला है। प्रेसिडेंट साहब किसको देते हैं अपना त्यागपत्र? वाइस प्रेसिडेंट को। ठीक है, वैसे ही स्पीकर किसको देता है अपना त्यागपत्र? डेप्यूटी स्पीकर को। और एक तीसरी कंडीशन होती है रिमूवल की, हटाया भी जा सकता है। इसके बारे में भी हमने पढ़ा था जब मेजॉरिटी पढ़ रहे थे कि भाई नहीं जम रहा है, ये स्पीकर ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, बायास्ड हैं, गड़बड़ कर रहे हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो एक रेजोल्यूशन के थ्रू उनको वो रेजोल्यूशन पास करके उनको हटाया जा सकता है। कैसे? रेजोल्यूशन पास बाय एब्सोल्यूट मेजॉरिटी ऑफ लोकसभा। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी यानी कि संपूर्ण बहुमत। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी इज दैट मैजिकल फिगर जिससे सरकारें बनती हैं। लोकसभा के केस में कितना? 545 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 273, ये होती थी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। तो इतनी मेजॉरिटी से पास करना पड़ेगा, और इस रेजोल्यूशन को मूव करने के पहले 14 दिन का नोटिस देना पड़ेगा एडवांस। ठीक है, तो ये 14 डेज का नोटिस आपने प्रेसिडेंट के केस में भी पढ़ा होगा, वाइस प्रेसिडेंट को हटाने के केस में भी पढ़ा होगा, और इवन जजेस के केस में भी ये चीज रहती है। तो स्पीकर को भी यदि आपको हटाना है तो 14 डेज का एडवांस नोटिस देना पड़ेगा। वो रेजोल्यूशन कितनी मेजॉरिटी से पास होगा? एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से। ठीक है, और ये राज्यसभा नहीं जाएगा, ध्यान रखना ये बात। ठीक है, ये कोई ऑर्डिनरी बिल नहीं है, ना कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है कि राज्यसभा से भी अप्रूवल लेना पड़ेगा। नहीं, लोकसभा में लोकसभा के स्पीकर को हटाने की ये कार्यवाही है, तो सिर्फ लोकसभा में हो जाएगी। राज्यसभा को क्या लेना देना कि आपके हाउस के स्पीकर किस तरह से काम कर रहे हैं। ऑलराइट, तो ये 3 तरीके हैं जिससे लोकसभा के स्पीकर का ऑफिस वैकेट हो सकता है। अब देखो, हमने देखा रिमूवल के बारे में, तो हम थोड़ा सा रिमूवल को और डिटेल में समझते हैं कि कैसा होता है रिमूवल। अब देखिए, जब एक रेजोल्यूशन फॉर रिमूवल कंसिडरेशन में होगा, ठीक है, मान लीजिए लोकसभा के स्पीकर को हटाने का रेजोल्यूशन ले आए और उस पर प्रोसीड हो रहा है, देखा जा रहा है कि क्या करना है, हटना है कि नहीं हटना है। इस ड्यूरेशन में लोकसभा के स्पीकर प्रिसाइड नहीं करेंगे। ठीक है, ही कैन नॉट प्रिसाइड द सिटिंग ऑफ द हाउस। ठीक है, लोकसभा के स्पीकर को हटाने का रेजोल्यूशन यदि कंसिडरेशन में है तो लोकसभा के स्पीकर उसको प्रिसाइड नहीं करेंगे, हालांकि वो लोकसभा में प्रेजेंट रह सकते हैं। प्रेजेंट क्यों रह सकते हैं? ए, ही इज द मेंबर ऑफ लोकसभा। बी, दिस रेजोल्यूशन इज फॉर हिज रिमूवल। याद करो आप प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, नो पर्सन शैल बी
पनिश्ड विदाउट बीइंग हर्ड, एक अपॉर्चुनिटी दी जाती ना, तो उनको भी तो ये जानने का अधिकार है कि यदि मुझे हटाया जा रहा है तो किस तरह से हटाया जा रहा है, बोनाफाइड हटाया जा रहा है कि नहीं हटाया जा रहा है। मैं देखूंगा ना यदि मैं स्पीकर हूं कि क्या हो रहा है, मेरे अगेंस्ट कोई कॉन्स्पिरेसी तो नहीं है, इसलिए ही कैन प्रेजेंट बट ही कैन नॉट प्रिसाइड। ठीक है, और ये कहता है ही कैन स्पीक एंड टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग हाउ एंड वोट इन द फर्स्ट इंस्टेंस दो नॉट इन द केस ऑफ इक्वलिटी ऑफ वोट। वो प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है, स्पीच दे सकते हैं और पार्ट ले सकते हैं प्रोसीडिंग में, ठीक है, साथ ही वो फर्स्ट इंस्टेंस पर वोट दे सकते हैं। देखो ध्यान देना इस बात पर, बहुत जरूरी है और बहुत ही बारीक बात है ये। इन जनरल लोकसभा के स्पीकर वोट नहीं देते हैं, लोकसभा की प्रोसीडिंग्स में जनरली लोकसभा के स्पीकर वोट नहीं देते हैं। ये हमने राज्यसभा के उसमें भी देखा था कि राज्यसभा के डेप्यूटी स्पीकर, डेप्यूटी चेयरमैन या चेयरमैन वोट नहीं देते जब वो प्रिसाइड कर रहे होंगे। वो कब वोट देते हैं, वो देते हैं कास्टिंग वोट, टाई ब्रेकर वाला वोट। याद आ रहा है आप सभी को कि यदि एक टाई हो जा रहा है फॉर और अगेंस्ट में, उस केस में वो टाई ब्रेकर के रूप में वोट देते हैं, है ना, इक्वलिटी ऑफ वोट की कंडीशन में वो वोट देते हैं, फर्स्ट इंस्टेंस पर वोट नहीं देते। इन जनरल ये प्रोसीजर होता है लोकसभा और राज्यसभा दोनों का कि जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है वो फर्स्ट इंस्टेंस पर वोट नहीं देता, वो सिर्फ कास्टिंग वोट देता है। कास्टिंग वोट यानी कि इक्वलिटी ऑफ वोट के केस में। यहां पर ठीक उल्टा है, जब एक रेजोल्यूशन फॉर रिमूवल ऑफ स्पीकर चल रहा होगा तो स्पीकर उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बोल सकते हैं, ठीक है, और साथ ही साथ फर्स्ट इंस्टेंस पर वोट दे सकते हैं, लेकिन इक्वलिटी ऑफ वोट के केस में वोट नहीं दे सकते, उल्टा है। ठीक है, ऑल राइट। सो दिस वाज आर्टिकल 96। यहाँ पर एक छोटा सा नोट लिखा है जो मैंने आपको प्रीवियसली बताया था कि लोकसभा के डिसॉल्व होने के बाद भी स्पीकर अपना ऑफिस वैकेट नहीं करता है, कब तक, जब तक नई लोकसभा चुनकर ना आ जाए। ठीक है, ये बात मैंने आपको प्रीवियस आर्टिकल में भी बताई थी, तो इसको आप ध्यान रखना। खाली नहीं रहेगी, ये सीट रहेगी, और जैसे ही नई लोकसभा चुनकर आएगी तब ये अपनी सीट वैकेट कर देंगे। ठीक है, ये एक छोटा सा। अब हम आते हैं उस ऑफिस पर जिसको कहते हैं प्रोटेम स्पीकर। ठीक है, प्रोटेम स्पीकर, उसके बारे में हमने आर्टिकल 93 में एक रेफरेंस देखा था। अब हम इसको अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं, बहुत एग्जैक्टली प्रोटेम स्पीकर। तो देखो हमने देखा क्या, लोकसभा के स्पीकर डिसोल्यूशन के बाद भी ऑफिस को होल्ड करते हैं। वो कब वैकेट करते हैं, जैसे ही इलेक्शन हो जाए। ठीक है, जैसे ही इलेक्शन हो जाए और फर्स्ट मीटिंग बुला ली जाए लोकसभा की, लोकसभा की पहली मीटिंग जो है वो बुला ली जाए। एक लोकसभा, फ्रेश लोकसभा कॉन्स्टिट्यूट हुई है, चुनाव कंप्लीट हुए हैं, है ना। याद करो फर्स्ट मीटिंग कौन बुलाता है, कोई मुझे बताएगा? प्रेसिडेंट। ठीक है, प्रेसिडेंट साहब का एड्रेस होता है फर्स्ट मीटिंग में, याद आ रहा होगा। ठीक है, सो दैट इज योर फर्स्ट मीटिंग ऑफ लोकसभा। ठीक है, तो इस फर्स्ट मीटिंग के इमीडिएटली पहले पुरानी लोकसभा के स्पीकर अपना वो खाली कर देते हैं, अपनी ऑफिस वैकेट कर देते हैं, और प्रेसिडेंट क्या करता है, एक सीनियर मोस्ट मेंबर को लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर बना देता है। ठीक है, सीनियर मोस्ट मेंबर को प्रोटेम स्पीकर बना देता है। ठीक है, शपथ, ठीक है, ओथ दिलाएंगे। और ये प्रोटेम स्पीकर क्या करेगा, पहली मीटिंग जो होगी न्यूली इलेक्टेड लोकसभा की, उसको प्रिसाइड करेगा। ठीक है,
प्रोटेम स्पीकर क्या करेगा, न्यूली इलेक्टेड लोकसभा की पहली मीटिंग को प्रेसाइड करेगा। ऑल राइट, ध्यान रखना ये बात। और इसकी सबसे बड़ी ड्यूटी होती है क्या, इसकी सबसे बड़ी ड्यूटी होती है जितने नए लोग इलेक्ट होकर आए हैं उन सबको ओथ दिलाना। ही एडमिनिस्टर्स ओथ टू द न्यू मेंबर्स। याद रखना ये बात, ठीक है। और एक और बहुत जरूरी काम होता है, ये मदद करते हैं इलेक्शन ऑफ न्यू स्पीकर। परमानेंट स्पीकर के इलेक्शन में ये ही हेल्प करते हैं, यही वो पूरी प्रोसीजर जो है इलेक्शन की उसको कंडक्ट कराते हैं, ठीक है। और जहां वो इलेक्शन कंप्लीट होगा वहां इनका ऑफिस खत्म हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही नया स्पीकर इलेक्ट होगा प्रोटेम स्पीकर का काम खत्म हो जाएगा, हिज ऑफिस विल सीज टू एग्जिस्ट। दिस वाज प्रोटेम स्पीकर। नाउ आर वी क्लियर ऑन प्रोटेम स्पीकर? समझ में आया ये क्या है? दिस इज द जिस्ट ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द स्पीकर ऑफ लोकसभा, ठीक है। बहुत सारा काम इनको, बहुत सारी ड्यूटीज, बहुत सारे दायित्व इनके होते हैं। इनको पावर्स एंड ड्यूटीज मेजरली 3 सोर्सेस से मिलते हैं। उन तीनों सोर्सेस को आप याद रखिएगा, या यूं कह लें कि हमारे देश की जो पार्लियामेंट है वो कैसे चलती है उससे रिलेटेड नियम 3 जगह से आते हैं। पहला, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इटसेल्फ। कॉन्स्टिट्यूशन बताता है कि कैसा क्या चलेगा, स्पीकर के पास कितना पावर होगा, ये सब बताता है। Then second is the rules of procedure and conduct of business of लोकसभा। लोकसभा के लिए किस तरह से चलाया जाए उससे रिलेटेड नियम जो है वो खुद पार्लियामेंट बनाती है, ठीक है। खुद पार्लियामेंट कुछ रूल्स बनाती है कि किस तरह से चलेगा, फाइन, वो है दूसरा। एंड थर्डली पार्लियामेंट्री कन्वेंशंस, जिनको हम हिंदी में रूढ़ी भी कह देते हैं या और सरल भाषा में क्या, परंपराएं। कुछ ऐसी परंपराएं हैं जो चली आ रही हैं सदियों से, ठीक है। तो जो चीजें कहीं रिटन नहीं होती हैं वो सारी कन्वेंशन से चलती हैं। इन तीनों सोर्सेस को आप याद रखिएगा, कभी कभार ये क्वेश्चन आ जाता है यूपीएससी जैसे एग्जाम में स्पेशली, ठीक है। तो ये आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। अब हम देखते हैं वो चीज जो ज्यादा महत्वपूर्ण है और जिनसे आने की संभावना है थोड़ी ज्यादा है। क्या क्या काम है लोकसभा के स्पीकर का, ठीक है। क्या क्या करता है लोकसभा का स्पीकर? नंबर 1, ही मेंटेन्स ऑर्डर एंड डेकोरम ऑफ द हाउस। एक तरह से लोकसभा के स्पीकर को आप क्लास का कैप्टन जैसा मान लो, मॉनिटर जिसको हम कहते थे, है ना। मॉनिटर क्या करता था भाई, क्लास ऊधम उत्पात ना करे, हल्ला ना करे, इज्जत से बैठे, डेकोरम मेंटेन रखे, है ना। मच्छी बाजार ना बना दे, कहते हैं ना क्या मछली बाजार बना रखा है, वो ना हो। इस सब की जिम्मेदारी किसकी होती है? स्पीकर की। फिल्मों में आपने देखा होगा तो पार्लियामेंट में एकदम एक आदमी बोल रहा है, दूसरा भी बोलने लगा, कुर्सियां फेंक रही हैं, पेपर फाड़े जा रहे हैं, जूता चप्पल चल गया। ये सब ना हो, ये किसकी जिम्मेदारी होती है? स्पीकर की। वो इस सब को मेंटेन करते हैं, ठीक है। दूसरा, he adjourn the house or suspend the meeting in absence of quorum, ठीक है। इन एब्सेंस ऑफ कोरम। कोरम क्या होता है समझ लेते हैं, बहुत ही सरल भाषा। आर्टिकल 100 जो है, आर्टिकल 100 जो है वो प्रोवाइड करता है कोरम। कोरम मतलब होता है वो मिनिमम स्ट्रेंथ जितनी रिक्वायर्ड है लोकसभा की प्रोसीडिंग को चलाने के लिए या राज्यसभा की, ठीक है। जो भी होगा, मतलब दोनों की अलग अलग होगी। कोरम होता वो मिनिमम स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड, मतलब ये कि यदि उससे कम मेंबर प्रेजेंट होंगे
तो लोकसभा प्रोसीड नहीं होगी। क्या होगी? या तो एडजर्न कर दी जाएगी, यानी कि एक ब्रेक दे दिया जाएगा, ठीक है, या फिर सस्पेंड कर दी जाएगी कि नहीं हो रही मीटिंग। वो कहलाती है कोरम। कितनी होती है कोरम? तो एक फिगर आप याद रख लो, कोरम होता है 1/10 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ। आई रिपीट, कोरम इज 1/10 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ। लोकसभा के केस में लोकसभा की टोटल स्ट्रेंथ का 1/10, दैट इज 545 का 1/10 राउंड ऑफ करके 55 मेंबर से कम यदि प्रेजेंट होंगे, ठीक है, 55 मेंबर से कम प्रेजेंट है लोकसभा में, बाकी सब छुट्टी मार गए, तब लोकसभा की प्रोसीडिंग आगे नहीं बढ़ेगी, ठीक है। मिनिमम 55 लोग रिक्वायर्ड हैं, उससे कम यदि मेंबर प्रेजेंट होंगे तो लोकसभा की प्रोसीडिंग आगे नहीं बढ़ेगी। दिस इज व्हाट वी कॉल कोरम। और यदि कोरम ऑब्टेन नहीं हो रहा है तो स्पीकर क्या करेगा? या तो सस्पेंड कर देगा हाउस को, सॉरी मीटिंग को, या फिर एडजर्न कर देगा, ठीक है। क्या ये सेकंड पॉइंट आपको समझ में आया? सो he adjourned the house or suspend the meeting in absence of quorum, यानी कि 1/10 से कम स्ट्रेंथ होगी तो वो कहेगा जाओ घर जाओ, तुम लोग भी क्यों आ गए, जाओ तुम भी घर जाओ, ठीक है। मतलब आप यदि मुझे स्पीकर जैसा मान लो, सारे बच्चे बिना बताए छुट्टी पर चले जाए, कुल एक लड़का कोई आ जाए, तो मैं क्या करूंगा? नहीं पढ़ाऊंगा। ऐसा गलती मत करना सोचने की मैं तो पढ़ा दूंगा, क्योंकि मेरे लिए कोई कोरम नहीं है। एक बच्चा भी आएगा मैं पढ़ा दूंगा और उसको ये बोल दूंगा कि किसी को नोट्स मत देना, किसी को मत समझाना, ठीक है। तो ये मत करना कभी भी भूल से भी, ठीक है, क्योंकि मेरे लिए कोई कोरम नहीं। बट हाँ, लोकसभा के लिए कोरम होता है, 1/10 से कम मेंबर यदि प्रेजेंट होंगे तो स्पीकर कहेंगे कि जाओ तुम लोग भी चिल मारो, छुट्टी मनाओ, नहीं हो रही कोई कार्यवाही। फाइन, दैट इज पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3 हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ही डज नॉट वोट इन द फर्स्ट इंस्टेंस बट ही कैन एक्सरसाइज अ कास्टिंग वोट इन केस ऑफ टाई। टर्म याद रखना क्या यूज किया जाता है टाई ब्रेकर के लिए? कास्टिंग वोट, ठीक है। पहली इंस्टेंस में वो वोट नहीं देते लोकसभा के स्पीकर, दूसरी इंस्टेंस में यानी कि टाई की इंस्टेंस में वो वोट देते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? कास्टिंग वोट, ठीक है। फोर्थ पॉइंट, यदि दोनों हाउसेज की एक ज्वाइंट सिटिंग हो रही है, लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर एक संयुक्त बैठक में आ रहे हैं, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के मेंबर एक साथ सिटिंग में आ रहे हैं, तो उसको प्रिसाइड करते हैं लोकसभा के स्पीकर, ना कि राज्यसभा के चेयरपर्सन, ठीक है। लोकसभा के स्पीकर ज्वाइंट सिटिंग को प्रिसाइड करते हैं। फाइन। फिफ्थ पॉइंट कहता है ही डिसाइड्स वेदर अ बिल इज मनी बिल और नॉट। एक बिल मनी बिल है या नहीं है, इसको डिसाइड करने की पावर किसको दे रखी है? लोकसभा के स्पीकर को, ठीक है। आपको याद आ रहा होगा आर्टिकल 110 में डिफाइन किया गया है मनी बिल, ठीक है। और आपको यह भी याद आ रहा होगा कि मनी बिल जो है वो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में इनिशिएट हो सकता है, ठीक है। तो अब मान लीजिए कोई बिल मनी बिल बनकर लोकसभा में आया, तो क्या वो वाकई में मनी बिल है या नहीं है, इसको डिसाइड करने की पावर किसके पास है? स्पीकर के पास, ठीक है। नेक्स्ट है ही कैन अलाउ अ सीक्रेट सिटिंग ऑफ द हाउस ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ लीडर ऑफ द हाउस। यदि लीडर ऑफ द हाउस यानी कि लोकसभा में जो लीडर है वो ये कहते हैं कि एक सीक्रेट सेटिंग की जरूरत है, सर प्लीज आप एक ऐसी सीक्रेट सेटिंग करा लो, तो ये अलाउ करने का पावर भी किसके पास है? स्पीकर के पास है। बेकार सा पॉइंट है, कुछ ऐसा खास नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, he appoints the chairman of all the parliamentary committees of Lok Sabha and supervises their functions। देखिए, पार्लियामेंट की खूब सारी कमिटीज होती हैं, अलग अलग कमिटीज बना दी जाती हैं अलग अलग इश्यूज पर डिसीजन लेने के लिए, ठीक है। तो ये
लोकसभा की जितनी कमिटीज होती हैं उनका अपॉइंटमेंट जो है वो कौन करता है? लोकसभा का स्पीकर। ठीक है, लोकसभा के स्पीकर अपॉइंट करते हैं पार्लियामेंट्री कमिटीज के चेयरमैन, और उनके पूरे फंक्शन को सुपरवाइज भी करते हैं, सर्विलांस रखते हैं। लास्टली, he decides the question of disqualification of the member of Lok Sabha arising on ground of defection under the provision of 10th schedule. 10th schedule, याद आ रहा है किसी को 10th schedule? What was that? Can anyone tell me? 52nd amendment 1985, 1985. 52nd amendment 1985, it was brought by Mr. Rajiv Gandhi. 10th schedule उसमें ऐड किया गया था, जो कि बेसिकली है दल बदल कानून। यदि कोई आदमी एक सिंबल से इलेक्शन जीतता है और वो दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेता है तो उसकी मेंबरशिप खत्म कर दी जाएगी। इस डिस्क्वालिफिकेशन के लेकर यदि कोई क्वेश्चन अराइज होता है तो वो डिसीजन कौन लेता है? वो लेता है स्पीकर। ठीक है, इस एंटी डिफेक्शन लॉ को हम अलग से थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ आपको सिर्फ इतनी बात याद रखनी है कि उसको लेकर डिसीजन कौन लेगा? वो लेगा लोकसभा का स्पीकर, यदि वो मेंबर ऑफ लोकसभा से रिलेटेड है। राज्यसभा से रिलेटेड होगा तो राज्यसभा के जो भी सभापति होंगे वो लेंगे डिसीजन। ठीक है ना, वो तो सिंपल सी बात है। तो जब भी हम ये सारी पावर्स एंड फंक्शंस की बात कर रहे होते हैं तो किसके कॉन्टेक्स्ट में कर रहे होंगे? लोकसभा के, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं? लोकसभा के स्पीकर की, है ना। आप सागर के कलेक्टर होंगे तो आप दमोह के डिसीजन नहीं लोगे, है ना। या आप भारत के प्रधानमंत्री हो तो आप अमेरिका के लिए डिसीजन नहीं लेते हो। आप जहाँ के ऑथोराइज पर्सन हो आप उसी के लिए डिसीजन लेते हो। तो सिमिलरली यहाँ पर है। ठीक है, आप लोकसभा के स्पीकर हो तो सारी ये बातें लोकसभा के इर्द गिर्द घूम रही होंगी, एक्सेप्ट अ फ्यू। इज दैट क्लियर? ये सारे 8 पॉइंट आप सभी को समझ में आ गए। अब आते हैं हम डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा। हमने आर्टिकल 93 में ही पढ़ा था कि एक स्पीकर होगा, एक डेप्यूटी स्पीकर भी होगा। ठीक है, क्या होता है डेप्यूटी स्पीकर, उसके बारे में हम थोड़ा बहुत देख लेते हैं। बहुत थोड़ा ही पढ़ना है इनके बारे में, बहुत ज्यादा पढ़ने लायक चीजें नहीं है। नंबर 1, डेप्यूटी स्पीकर को भी कौन इलेक्ट करता है? मेंबर्स ऑफ लोकसभा। ठीक है, जैसे स्पीकर को मेंबर ऑफ लोकसभा चुनते हैं वैसे ही डेप्यूटी स्पीकर को भी मेंबर ऑफ लोकसभा ही इलेक्ट करते हैं। हमने मेजॉरिटी पढ़ते समय ये भी देखा था कि कैसे इलेक्ट करेंगे? सिंपल मेजॉरिटी से। दैट इज टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। उनकी जो मेजॉरिटी होगी उससे लोकसभा के स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर चुन लिए जाएंगे। अब किसी वजह से मान लीजिए डेप्यूटी स्पीकर की सीट वैकेंट हो जाती है, फिर से इलेक्शन करा लो। ठीक है, क्या दिक्कत है उसमें? कुल मिलाकर इस सीट को भी खाली नहीं छोड़ेंगे, भले ये खुद एक स्टेपनी है, ठीक है ना, लेकिन तब भी आप इसको खाली नहीं छोड़ेंगे। काम क्या है डेप्यूटी स्पीकर का? भैया बिल्कुल सिंपल है। जब स्पीकर नहीं होंगे, किसी भी वजह से एब्सेंट है ना, सीट वैकेंट है या कोई और वजह है, रिजाइन कर दिया है, डेथ हो गई है, या फिर सब कुछ ठीक है लेकिन उस दिन प्रेजेंट नहीं है ना, एब्सेंट है, तो उन सारी कंडीशंस में डेप्यूटी स्पीकर जो होगा वो स्पीकर के रूप में काम करेगा। ठीक है, जब स्पीकर नहीं होंगे, एब्सेंट होंगे, परफॉर्म नहीं कर पा रहे अपनी ड्यूटी, बीमार है, एडमिट है हॉस्पिटल में, कोई अन्य वजह है, भारत में ही नहीं है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, फॉर एनी रीजन speaker is absent or unable to perform his duty, in that condition deputy speaker will perform duties of speaker। ठीक है, और जब वो एज ए स्पीकर काम कर रहे होंगे डेप्यूटी स्पीकर, वो सारे पावर उनके पास होंगे जो हमने देखे हैं, ये 8 पावर तो आप देख पा रहे हो अपनी स्क्रीन पर, ये सारे पावर अज्यूम कर लेगा डेप्यूटी स्पीकर ऐसे समय में। ठीक है, अच्छा
अब आता है इन अपॉइंटमेंट वगैरह हमने देख लिया, काम भी देख लिया, अब आ रहा है इनके रिमूवल पर। बिल्कुल सिंपल है, दो तरह से रिमूव हो सकता है, एक तो रिजाइन, तो याद रखना डेप्यूटी स्पीकर किसको रिजाइन करता है, स्पीकर को, स्पीकर किसको रिजाइन करता है, डेप्यूटी स्पीकर को। बिल्कुल प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट जैसा मामला है। प्रेसिडेंट किसको रिजाइन देते हैं, वाइस प्रेसिडेंट को। वाइस प्रेसिडेंट किसको रिजाइन देते हैं, प्रेसिडेंट को। वाइस प्रेसिडेंट का काम क्या है, प्रेसिडेंट की एब्सेंस में एज अ प्रेसिडेंट फंक्शन करना। डेप्यूटी स्पीकर का काम क्या है, स्पीकर की एब्सेंस में स्पीकर जैसे काम करना, एग्जैक्ट सेम है। ठीक है, कुछ चीजें हालांकि बदल जाती है। ठीक है, तो वो रिजाइन कर सकते हैं, किसको रिजाइन करेंगे, स्पीकर। ऑल्सो इनको हटाया जा सकता है, हटाने का प्रोसीजर वही होगा जो किसका है, स्पीकर का। सारी बातें आप याद रखोगे स्पीकर की, कि ये प्रिसाइड नहीं कर पाएंगे जब इनके रिमूवल का वो चल रहा होगा, 14 डेज का नोटिस दिया जाएगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो सारी सब कुछ सेम होगा। जैसे स्पीकर हटाया जाता है सेम वैसे ही डेप्यूटी स्पीकर हटाया जाएगा। ठीक है, अब यहीं पर हम कुछ और एडिशनल चीजें समझ लेते हैं। हालांकि दे आर नॉट एग्जैक्टली ऑफिस ऑफ लोकसभा, या यूं कह लें कि ये ऑफिस ऑफ पार्लियामेंट कह सकते हैं। तो तीन तरह के लीडर्स होते हैं पार्लियामेंट में, तीन तरह के नेता होते हैं पार्लियामेंट में। एक होता है नेता पक्ष, एक होता है नेता प्रतिपक्ष, और एक होता है सचेतक यानी कि विप, लीडर ऑफ द हाउस, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन एंड विप। आज हम इन तीनों के बारे में समझेंगे। ठीक है, तो पार्लियामेंट्री रूल्स जो होते हैं वो कहते हैं कि दोनों हाउसेज में लोकसभा में और राज्यसभा में, दोनों हाउसेज में एक लीडर ऑफ हाउस होगा। ठीक है, दोनों हाउसेज में एक लीडर ऑफ द हाउस होगा, लोकसभा में भी एक लीडर ऑफ द हाउस होगा, एक राज्यसभा में भी लीडर ऑफ द हाउस होगा। अब जब हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पढ़ रहे थे तो हमने क्या देखा था, लोकसभा में जो पार्टी मेजोरिटी एंजॉय कर रही है, लोकसभा में जो पार्टी कॉन्फिडेंस एंजॉय कर रही है, उसको प्रेसिडेंट बुलाते थे, या उसके लीडर को प्रेसिडेंट बुलाते थे प्रधानमंत्री बनने, है ना। लेकिन ये कहीं से कहीं तक जरूरी नहीं है कि प्रधानमंत्री लोकसभा का मेंबर हो। हमने एग्जाम्पल देखा मनमोहन सिंह जी का, 10 साल वो देश के प्रधानमंत्री रहे, लेकिन वो कभी लोकसभा के मेंबर नहीं रहे, वो राज्यसभा के मेंबर थे। ठीक है, तो वो एक अलग कंडीशन। सो इन जनरल लीडर ऑफ द हाउस जो है वो प्रधानमंत्री खुद होता है। ठीक है, इन जनरल प्रधानमंत्री खुद लीडर ऑफ द हाउस होंगे, बट एक कंडीशन है, कंडीशन ये है कि प्रधानमंत्री को लोकसभा का मेंबर होना जरूरी है। इसको आप करंट एग्जांपल से समझो। हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ कंट्री, मिस्टर मोदी इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ कंट्री। क्या आप जानते हो वो लोकसभा के मेंबर हैं या राज्यसभा के मेंबर हैं, लोकसभा के मेंबर है। कहां से वो चुनकर आते हैं, मोदी जी इज द लीडर ऑफ द हाउस बिकॉज ए ही इज द प्राइम मिनिस्टर एंड बी ही इज ऑल्सो मेंबर ऑफ लोकसभा। आर वी क्लियर ऑन दिस। अब इसको हम थोड़ा सा डिफरेंटली देख लें, मनमोहन सिंह जी के एग्जाम्पल से देखें। मनमोहन सिंह जी किस हाउस के मेंबर थे, राज्यसभा। ठीक है, तो वो क्या लोकसभा के लीडर हो सकते हैं, नहीं हो सकते। वो अब किस हाउस के लीडर है बाय डिफॉल्ट, राज्यसभा के। राज्यसभा में लीडर ऑफ द हाउस कौन रहेगा, प्राइम मिनिस्टर, यदि प्राइम मिनिस्टर राज्यसभा से आते हैं। ठीक है, 2014 में भी मोदी जी वो बनारस से ही चुन के आए थे, तो लोकसभा के लीडर तो मोदी जी हो गए, राज्यसभा में कौन लीडर जैसे काम करेगा, वैसे तो प्रधानमंत्री ही है। Late Mr. Arun Jaitley, the then finance minister, he was a member of राज्यसभा 2014 से 19 के ड्यूरिंग। ठीक है, तो वो
राज्यसभा के लीडर के जैसे काम करते थे। ठीक है, तो कुल मिलाकर बात यह है कि प्रधानमंत्री जिस भी हाउस का मेंबर होगा उस हाउस का लीडर प्रधानमंत्री स्वयं होगा। यदि वो लोकसभा के मेंबर है तो वो लोकसभा के लीडर ऑफ द हाउस है, यदि वो राज्यसभा के मेंबर है तो वो राज्यसभा के लीडर ऑफ द हाउस है। और दूसरे हाउस के लिए एक किसी इंपॉर्टेंट और रिस्पॉन्सिबल मिनिस्टर को लीडर बना दिया जाएगा। ठीक है, जब मनमोहन जी राज्यसभा से चुनकर आए थे वो प्रधानमंत्री थे। ठीक है, वो प्रधानमंत्री थे तो बाय डिफॉल्ट वो राज्यसभा के लीडर ऑफ हाउस हो गए। अब लोकसभा में एक लीडर ऑफ हाउस बनाना है तो मनमोहन जी लोकसभा के ही किसी एक मेंबर को लीडर ऑफ हाउस बना देंगे। अभी मोदी जी जो है वो राज्यसभा में किसी एक व्यक्ति को लीडर ऑफ द हाउस बना देंगे। अभी आजकल लीडर ऑफ द हाउस इन राज्यसभा इज मिस्टर अमित शाह, द होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। वो एक तरह से राज्यसभा के लीडर है। ठीक है, क्योंकि वो राज्यसभा से आते हैं। क्लियर है? ठीक है, बार इन पर शॉर्ट वॉर्ट नोट लिखने आ जाते हैं लीडर पे। ठीक है, अब लीडर हो गया, लीडर ऑफ द हाउस हो गया। अब हम देखते हैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन, नेता प्रतिपक्ष। नेता प्रतिपक्ष यानी कि ऑपोजिशन का लीडर। भैया जिस पार्टी के पास मेजोरिटी है वो तो गवर्नमेंट बना लेगी, जिस पार्टी के पास मेजोरिटी नहीं है वो क्या है? ऑपोजिशन, विपक्ष। ठीक है, जो जो गवर्नमेंट का पार्ट नहीं है वो सब विपक्ष में आ जाते हैं। ठीक है, तो उस पूरे विपक्ष को लीड करने के लिए भी तो एक लीडर चाहिए ना, है ना? जो गवर्नमेंट के एंटी एक नैरेटिव होता है, वो एंटी नैरेटिव को आगे बढ़ाने के लिए भी तो एक लीडर चाहिए है। कौन होगा वो? ही विल बी द लीडर ऑफ ऑपोजिशन। तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन अगेन दोनों हाउस ऑफ पार्लियामेंट में होगा, लोकसभा में भी होगा, राज्यसभा में भी होगा। ठीक है, लोकसभा में भी एक लीडर ऑफ ऑपोजिशन होगा, एक राज्यसभा में भी लीडर ऑफ ऑपोजिशन होगा। और ये जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन होता है, लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज 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 रिमेंबर दिस फैक्ट वेरी नाइसली। इसको वो सारी सुविधाएं, वो सारे अलाउंसेस मिलते हैं जो एक कैबिनेट मिनिस्टर को मिलते हैं। ठीक है, एक कैबिनेट मिनिस्टर के बराबर का दर्जा लीडर ऑफ ऑपोजिशन को होता है। ठीक है, हमने देखा था मिनिस्टर्स के भी टाइप पढ़े थे। कैबिनेट मिनिस्टर, उसके नीचे मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स इंडिपेंडेंट चार्ज, देन मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स विदाउट इंडिपेंडेंट चार्ज, देन डेप्यूटी मिनिस्टर। ठीक है, तो वो हायरार्की थी। तो हायरार्कियली सबसे ऊपर कौन से मिनिस्टर्स आते हैं? कैबिनेट मिनिस्टर्स। और वो ही कैबिनेट मिनिस्टर के इक्विवेलेंट अलाउंसेस मिलता है लीडर ऑफ ऑपोजिशन को। ध्यान रखना ये बात, यानी कि ये भले गवर्नमेंट में नहीं है लेकिन ये एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट पोस्ट होती है, क्योंकि एक तरह से लीडर ऑफ ऑपोजिशन रिप्रेजेंट एंटायर ऑपोजिशन। ठीक है, पूरे ऑपोजिशन को एक तरह से वो रिफ्लेक्ट करता है। इसको आप इस तरह से भी समझो, अभी किसकी गवर्नमेंट है पता है ना आपको? सबको तो बताएगा फटाफट। बीजेपी की। जानते हो लगभग कितने परसेंट टोटल वोट उनको मिले हैं 2019 में? अप्रोक्स 31 या 32%। ठीक है, मतलब जितने टोटल वोटर्स थे उसके सिर्फ 32% वोट बीजेपी को मिले। बाकी के 68% वोट बीजेपी को नहीं मिले, दूसरी पार्टियों को मिले। तो आप समझो एक तरह से ये लीडर ऑफ ऑपोजिशन उन सारे लोगों की वॉइस को रिफ्लेक्ट कर रहा है जिनने बीजेपी को वोट नहीं दिया होगा। ठीक है ना? या फिर हम यूं कह लें कि टोटल बीजेपी के 300 के लगभग सांसद हैं, 303 4 जितना भी है, उनके अलाइज भी मिला लो तो कोई 350 बनता होगा। लेकिन हमने देखा 545 सीट से तो अप्रोक्स 190 लोग, 190 मेंबर जो है वो बीजेपी के नहीं है। इन 190 लोगों की वॉइस को रिप्रेजेंट करता है ये लीडर ऑफ ऑपोजिशन एक तरह से, है ना? ये 190 लोग जो बीजेपी के साथ नहीं है, जो गवर्नमेंट के साथ नहीं है, जो गवर्नमेंट से अलग है, उन सारे लोगों की वॉइस को रिफ्लेक्ट करता है लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन द हाउस। ठीक है, समझ आया इसका इंपॉर्टेंस? तो सुषमा स्वराज जी का नाम सुना है आपने?
सुषमा स्वराज जी कभी लीडर ऑफ ऑपोजिशन हुआ यस करते सर। थे, कभी अटल बिहारी वाजपेयी लीडर ऑफ ऑपोजिशन हुआ करते थे, एक्सेट्रा। ठीक है, तो मतलब कितनी इंपॉर्टेंट चीज होती है ये लीडर ऑफ ऑपोजिशन, और एक तरह से गवर्नमेंट को चेक करने की बड़ी मैकेनिज्म होती है। तो अब सवाल ये आता है कि क्या किसी को भी लीडर ऑफ ऑपोजिशन बना देंगे, वगैरह वगैरह वगैरह। पता क्या है, जब हमारे कंट्री में इलेक्शन शुरू में हुए हैं ना, तो शुरू में तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन रहा ही नहीं है हमारे पार्लियामेंट में। उसका एक कारण है, मैं बताता हूं, बड़ा इंटरेस्टिंग कारण। To claim the status of official opposition in either house, then largest opposition party has to secure 10% seats of the total strength of the house. यदि किसी पार्टी को 10% सीट मिली है, ठीक है, 10% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस मिली है, तब ही वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन उस पार्टी का हो सकता है। ठीक है, इससे कम मिली है तब तो अब हो ही नहीं सकती। ठीक है, अब मान लो कि 2-3 पार्टीज को मिल गई इतनी इतनी सीटें 10% से ज्यादा, तो उनमें भी जो सबसे ज्यादा होगा उसको लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनाया जाएगा। मजेदार बात क्या है, जब पहली पहली बार हमारे देश में इलेक्शन हुए तो कोई पार्टी इतनी सीटें ला ही नहीं पाई, क्योंकि कांग्रेस की मोनोपोली जैसी चलती थी, मतलब पूरे देश में कांग्रेस जीत जाती थी। ठीक है, बाकी दूसरी जो छोटी मोटी पार्टियां हैं जो नई नई बन गई थी, 1 सीट 2 सीट 5 सीट, ठीक है, मतलब 10% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस वो सिक्योर ही नहीं कर पाते थे। लोकसभा के कॉन्टेक्स्ट में यदि हम देखें कितनी होगी 10% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ, मोटा माटी 55 मान लो आप, 545 को 10 से डिवाइड करोगे 54.5 बनता है, तो आधा सांसद तो हो नहीं सकता, तो उसको राउंड फिगर करके 55 नंबर आपका कम से कम होना चाहिए आपकी पार्टी के एमपीज का। मजेदार बात जानते हो क्या है, सिंगल लार्जेस्ट ऑपोजिशन पार्टी इन 2014 वाज कांग्रेस। कांग्रेस सबसे बड़ी ऑपोजिशन पार्टी थी 2014 के इलेक्शन के बाद, लेकिन उनको 55 सीटें भी नहीं मिली थी। ठीक है, तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन बना ही नहीं था कोई। ठीक है, देयर वाज नो लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन 2014, एंड आई थिंक अभी भी उतनी ही वो है, शायद कम है सीटें कांग्रेस के पास, नहीं है लीडर ऑफ ऑपोजिशन का वो। तो अब सवाल ये आता है कि ये जो है 10% वाला मामला, ये कहां से आया? ठीक है, ये कहां से आया? कॉन्स्टिट्यूशन में तो कहीं इस तरह की कोई बात लिखी नहीं है, कायदे से तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन जैसी भी कोई बात वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। ये सारी चीजें पार्लियामेंट्री रूल से आती है। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला था 10% सीट्स ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ, ये फॉर्मूला दिया था जीवी मावलंकर साहब ने। ठीक है, जीवी मावलंकर साहब ने ये फॉर्मूला दिया था 10% का, और जीवी मावलंकर के कारण ही इस फॉर्मूला को कहते हैं मावलंकर फॉर्मूला। Who was जीवी मावलंकर? He was the फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा। ठीक है, पहली लोकसभा के स्पीकर जीवी मावलंकर साहब थे। ठीक है, इनका नाम याद रखना, अक्सर क्वेश्चन आता है इनके नाम पर। Who was the first स्पीकर ऑफ लोकसभा? मिस्टर जीवी मावलंकर थे। उन्होंने ही एक फॉर्मूला दिया था जिसको कहते हैं मावलंकर फॉर्मूला। क्या था? 10% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ जो सिक्योर करेगा वही ऑपोजिशन पार्टी का लीडर ऑफ ऑपोजिशन बन सकता है। ठीक है, आर वी क्लियर ऑन दिस? लीडर ऑफ ऑपोजिशन समझ में आया? अगला ऑफिस देखते हैं, अगला होता है विप, WHIP, विप, जिसको हिंदी में हम कहते हैं सचेतक। हर पॉलिटिकल पार्टी का एक विप होता है, जितनी पार्टीज होती है ना सबका एक विप होता है, मतलब जो जो पार्टीज के सांसद होंगे लोकसभा में या राज्यसभा में, हर पार्टी का एक विप होता है। विप जो होता है वो पॉलिटिकल पार्टी का ही एक ऑफिसर होता है। ये कोई वैसी कॉन्स्टिट्यूशनल टाइप की पोस्ट नहीं है या वैसी एक पोर्टफोलियो टाइप की पोस्ट नहीं है।
जैसे स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर या लीडर ऑफ हाउस या लीडर ऑफ ऑपोजिशन होता है, ये आप समझ लो विद इन पार्टी एक तरह की पोस्ट है, ठीक है। ये क्या करता है, ये व्हिप एक ऐसा ऑफिसर है जो इंश्योर करता है पार्टी डिसिप्लिन, ठीक है। पार्टी डिसिप्लिन को, पार्टी के अनुशासन को इंश्योर करता है। इसका मतलब ये है कि मान लो बीजेपी चाहती है कि एक्स इशू के फेवर में वो पार्टी वोट दे, ठीक है, एक्स इशू के फेवर में बीजेपी वोट देना चाहती है, तो पार्टी का डिसिप्लिन क्या होगा कि बीजेपी के जितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं लोकसभा में या राज्यसभा में, वो क्या करें, एक्स इशू पर फेवर में वोट दे। ये वोटिंग एक्स इशू के फेवर में हो, ये इंश्योर कराना किसकी ड्यूटी है, व्हिप की, ठीक है। व्हिप की ये ड्यूटी है कि वो सारे मेंबर्स को ये बताए कि उनको क्या करना है। कल यदि वोटिंग होगी, इस इशू पर वोटिंग होगी, तो इसके फेवर में वोट करना है या इसके अगेंस्ट में वोट करना है। दिस इज द पार्टी डिसिप्लिन, ये पार्टी डिसिप्लिन इंश्योर कराता है व्हिप, ठीक है। सो एवरी पॉलिटिकल पार्टी इशूज अ व्हिप, एक व्हिप इशू किया जाता है, ठीक है। और यदि आप उस व्हिप के अगेंस्ट चले जाते हो तो उसको भी क्या माना जाता है कि आप डिफेक्ट कर गए हो, एंटी डिफेक्शन वाली बात यहाँ पर लग जाती है, ठीक है। आप अपनी पार्टी के अगेंस्ट वोट कर रहे हो, आप क्रॉस वोट कर रहे हो, तो वो एक डिसिप्लिनरी एक्शन है, ठीक है। तो फिर आपको सस्पेंड वस्पेंड भी किया जा सकता है, ठीक है। तो जो पार्टी की विश है, उस विश को इंश्योर कराना किसकी ड्यूटी है, व्हिप की। व्हिप, विश, विश, व्हिप, इससे आप याद रख लेंगे, ठीक है। तो व्हिप का जो ऑफिस है ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी मेंशन नहीं है, ना ही किसी पार्लियामेंट्री लॉ में, पार्लियामेंट जो रूल्स बनाता है उन सब में भी ये नहीं है। बट ये एक तरह का कन्वेंशन है, जैसे मैंने आपको बताया 3 सोर्सेज है, एक कॉन्स्टिट्यूशन है, एक वो रूल्स है जो पार्लियामेंट बनाता है, एंड थर्ड इज कन्वेंशन, यानी वो परंपरा है, वो मान्यता है जिन पर पार्लियामेंट चलता है। तो ये भी एक तरह की मान्यता है, ये दिया कहीं नहीं है ये ऑफिस, है ना, कि व्हिप होगा एक, लेकिन ये जनरल प्रोसीजर ऑफ पार्लियामेंट है, ये जनरल कन्वेंशन से चलता है, होता है। हर पार्टी, चाहे वो रूलिंग पार्टी हो चाहे वो ऑपोजिशन पार्टी हो, अपना अपना एक व्हिप जरूर अपॉइंट करते हैं, ठीक है। तो वो एक तरह से फ्लोर का लीडर जैसा होता है, जो पार्टी के पूरे अनुशासन को देखेगा, पार्टी की क्या विश है, ठीक है, पार्टी क्या चाहती है, उसके अकॉर्डिंग वो लोगों से वोट कराएगा। ये काम होता है व्हिप का। और ये भी इंश्योर कराता है कि भैया कल आ जाना, ठीक है, आ जाना, एब्सेंट मत होना, कल हमको लो कॉन्फिडेंस मोशन लाना है, तो या हमको कल कॉन्फिडेंस मोशन लाना है, या हमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल लाना है। भाई यदि मेंबर ही आपके गायब हो जाएंगे तो वैसे ही मेजोरिटी आपकी कम हो जाएगी ना, तो आपको ये भी जरूरी होता है कि आपके मेंबर्स आए, तो अटेंडेंस भी यही इंश्योर कराते हैं, ठीक है। ये सारा काम व्हिप का होता है। आर वी क्लियर ऑन दिस? These were some offices of our parliament, ठीक है, स्पेशली लोकसभा। हमने देखा स्पीकर के बारे में, हमने देखा डेप्यूटी स्पीकर के बारे में, और हमने देखा लीडर ऑफ द हाउस, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन एंड पार्लियामेंट्री व्हिप के बारे में। So thanks for joining this session. I hope you guys learned something new and enjoyed the session. Most welcome. Please revise and we'll join tomorrow.